अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर हरियाणा से बता दें, जहां अग्निवीरों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का बड़ा ऐलान सामने आया है। अग्निवीरों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में अग्निवीरों के आरक्षण का ऐलान किया गया है, यानी अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा हरियाणा सरकार लेकर आई है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। इसमें पुलिस, माइनिंग गार्ड में इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी में उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। बिना ब्याज का 5 लाख तक का लोन भी मिलेगा। अपना काम शुरू करने के लिए यह लोन दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात हरियाणा सरकार लेकर आई है। हरियाणा सरकार ने यह बड़ा तोहफा अग्निवीरों को दिया है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। पुलिस और माइनिंग गार्ड में यह आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही कई सरकारी नौकरियों में इन्हें 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही ग्रुप सी और डी में उम्र में 3 साल की छूट भी मिलेगी और बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन भी मिलेगा। ये लोन अपनी सेवा समाप्त करने के बाद कोई भी अगर अग्निवीर अपनी सेवा समाप्त करने के बाद अपना कोई बिजनेस खोलना चाहता है तो उसके लिए यह ब्याज दिया जाएगा। सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। वहीं अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी ने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक खास मुलाकात, अब से कुछ ही देर में मुलाकात शुरू होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजनीतिक चर्चा इस दौरान होगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही पहले सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक की थी। इस बैठक में जो आगामी उपचुनाव है उसको लेकर चर्चा की थी, नई रणनीति बनाई थी। जो मंत्री है उनको, जो उनके क्षेत्र है वहां पहुंचकर बूथ लेवल पर संगठन को मजबूती देने की बात की गई थी। वहीं अब इस कैबिनेट बैठक के बाद आज राज्यपाल से भी मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय मांगा था। इस दौरान अब से कुछ ही देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई तरह के, हालांकि इस के मायने निकाले जा रहे हैं उस मुलाकात के, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं
चल रही थी उत्तर प्रदेश में, चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म था। उसके बाद ये मुलाकात काफी अहम और कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर तभी साफ होगी आखिर किस संबंध में ये मुलाकात है, इसकी तस्वीर तभी साफ होगी जब ये मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा था। अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात होने वाली है। 6 बजे का समय मांगा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजनीतिक चर्चा इस दौरान कर सकते हैं सीएम योगी, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, कितनी देर में मुलाकात जो है ये होने वाली है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, और क्या कुछ इस मुलाकात में संभव? देखिए रिया, शाम 6 बजे का जो है वक्त रखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मुलाकात का। शाम 6 बजे मुलाकात होगी। मैच 1 घंटे का समय और बचा है। और इस मुलाकात की माने तो जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि जो है इसके बाद उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। तो सरकार के लोगों को कहना है कि मानसून सत्र को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, अगर उनकी माने तो वो इस मुलाकात को कई मायने इसमें निकाल रहे हैं, काफी अहम मुलाकात बता रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी है, उसको लेकर भी जो है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बैठक कर रही थी। और जो राजनीतिक जानकार हैं उनके हिसाब से कयास लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद खबर ये भी निकल के आ सकती है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जा सकता है, एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जो है सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह मुलाकात औपचारिक मुलाकात है और औपचारिक मुलाकात के साथ साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से। तो अब तमाम तरीके की बातें हैं। थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है। हालांकि क्या कुछ उसमें होगा, किस संबंध में है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, वो तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी। लेकिन कृष्णा, जिस तरह से लगातार चर्चाओं का बाजार उत्तर प्रदेश में गर्म है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात सामने आ रही है। आज सुबह ही पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक की, अब राज्यपाल से मुलाकात। क्या माना जाए, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो किस तरह से संगठन को और मजबूती देने की कोशिश, किन किन विभागों में यहां पर फेरबदल संभव है और किन किन नए चेहरों की एंट्री? देखिए रिया, विभागों को लेकर अभी कोई ऐसी खबर सामने निकल के नहीं आ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 15 मंत्रियों के साथ बैठक की है। जो मंत्री जो है हर विधानसभा चुनाव में जहां विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होना है वहां पे जो प्रभारी बनाए गए थे, उन प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की है। और जो 30 जून को उन्होंने दायित्व सौंपा था, जो पूरा जो रिजल्ट था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जिन मंत्रियों को दायित्व दिया गया है, प्रभारी बनाया गया है, वो सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्र में प्रवास करें, उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करें जहां का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। तो अभी विभाग को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं है और मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निराशा लगी है, तो कहीं ना कहीं अभी जो है एक सूत्र जो बताते हैं कि ये भी सामने निकल के आ सकता है कि जो है ये जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो और विस्तार के बाद उसमें कई अहम चेहरे भी जो है शामिल किए जाएंगे, कई नए चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में। और साथ ही साथ ये जो है लोकसभा चुनाव के बाद पहली मुलाकात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल की। तो इस जो है लिहाज से इसमें जो है मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अब 1 घंटे बाद क्या कुछ चर्चा होती है, किस मुद्दे पर बात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंतजार करना पड़ेगा कृष्णा यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा, उसके बाद चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने वाले हैं। क्या मायने निकाले जाए, कुछ यहाँ पर कुछ चर्चाएं जो अभी फिलहाल के लिए चल रही हो जिसको आप समझा सके? देखिए, चर्चाओं में अगर बात करें रिया, तो चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रियों में लगभग 3 ऐसे मंत्री हैं जिनको हटाया जा सकता है। सरकार जो है उनका नाम अभी सामने लेकर नहीं आ रही है। और 2 से 3 ऐसे मंत्री जो है विधायक हैं जिनको मंत्री भी बनाया जा सकता है, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसको अभी पोस्टपोन रखा है गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फेरबदल कैबिनेट में संभव है, जिसके लिए हम ये भी मान सकते हैं कि आज की मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि तस्वीर जो है वो मुलाकात के बाद ही
सही से साफ हो पाएगी। कृष्णा, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इन खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पर निशाना पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से इस्तीफा मांगा है, साथ ही लोकसभा चुनाव की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है। जब संगठन सरकार से बड़ा तो हार की जिम्मेदारी संगठन की। केशव के बयान का आशय यही है, इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा भराला ने कहा है। बीजेपी की परिपाटी कलराज और कटियार ने भी इस्तीफे दिए हैं। यहां पर योगी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं पंडित सुनील भराला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केशव प्रसाद के बयान के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से इस्तीफा मांगा गया है। पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र सिंह चौधरी पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब रहा, उसको देखते हुए पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने भूपेंद्र सिंह चौधरी पर निशाना साधते हुए उनसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए मांग की है। लोकसभा चुनाव की हार की नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, ऐसा भराला का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब संगठन सरकार से बड़ा है तो हार की जिम्मेदारी संगठन की है। केशव के बयान का आशय यही है कि इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी की परिपाटी भी यही रही है कि जब जब किसी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार हारी है या प्रदर्शन चुनाव में अच्छा नहीं रहा है तो इस्तीफे दिए हैं प्रदेश अध्यक्षों ने। ऐसा बोलते हुए पूर्व मंत्री भराला ने भूपेंद्र सिंह चौधरी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर भूपेंद्र सिंह चौधरी पर निशाना साधा है। तो यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने उन पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, खराब रहा। 80 में से महज 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। उसके मुकाबले 2019 में 62 सीटें बीजेपी जीती थी। 62 से सीधे 33 सीटों पर बीजेपी 33 सीटें जीत पाई। ऐसे में इस चीज को देखते हुए लोकसभा चुनाव की हार की नैतिक जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेनी चाहिए, ऐसा पूर्व मंत्री भराला का कहना है। उन्होंने ट्वीट कर जमकर भूपेंद्र सिंह चौधरी पर निशाना साधा है और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यूपी में निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो उस हार की नैतिक जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। जब संगठन सरकार से बड़ा है तो हार की जिम्मेदारी संगठन की है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई मामले में सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई अरेस्ट के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा गया है। अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रख लिया है। जमानत अर्जी पर 29 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। जिस तरह से ईडी के मामले में यहां पर अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी बेल को मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि रिहाई का इंतजार था क्योंकि सीबीआई से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने किया। फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है, जेल में अभी भी बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। सीबीआई के अरेस्ट के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अर्जी जो है दाखिल की थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेंगे संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, इंतजार हो रहा था तो सिर्फ रिहाई का, क्योंकि सीबीआई से जुड़े मामले में वो अभी भी जेल में बंद है। यहां पर सभी की निगाहें आज की सुनवाई में थी और हाईकोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट, फैसला कब सभी के सामने होगा? बिल्कुल रिया, देखिए लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जो वकील सिंघवी ने बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल को 3 दिन पहले ही जमानत मिल गए थे, लेकिन उसी बीच सीबीआई ने अपनी कस्टडी में गिरफ्तार किया गया था, उसको लेकर भी दलील की गई थी। लेकिन लगातार जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो क्यों बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट के जब बहस शुरू हुई तो दोनों तरफ से बहस जारी रही थी, लेकिन जज से पूछा, आखिरकार सीबीआई से पूछा कि आपको इस वक्त ही गिरफ्तारी करने क्या मकसद था। दोनों के समय होता है, समय के हिसाब से प्राप्त सबूत है वो उसके हिसाब से गिरफ्तार की जाती है। क्योंकि सीबीआई के बाद एजेंसी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कभी भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं, जब प्रमाण होते हैं तभी हमने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल है आखिरकार अरविंद केजरीवाल साहब आरोप लगाए थे कि जब हम अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करते हैं तो तभी आप किताब में जवाब देते हैं, यानी कि गुमराह करने की बात कही कि अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया, बिल्कुल, यानी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये बातें कही गई थी। लेकिन क्या आज जिस तरह से दलीलें पेश की गई केजरीवाल की वकीलों की तरफ से, वही दलीलें रखी गई या वही ऑर्डर का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वही यहां पर हाईकोर्ट में भी पेश करके दिखाया गया, उसी ऑर्डर के आधार पर जमानत के लिए मांग? बिल्कुल रिया, वही प्रक्रिया आगे चलेगा। जबकि आज छुट्टी थी, छुट्टी के दिन ये स्पेशल बेंच बैठाया गया था, अदालत को सामने बैठाया पेश किया गया ताकि जो सुनवाई है वो 17 तारीख थी, लेकिन 17 तारीख छुट्टी का दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सुनवाई को लेकर के वहाँ बैठक की गई। लगातार अब फैसला ये दोनों तरफ की दलील है वहाँ पर सुनाई गई, दोनों के वकीलों की जहर बहस वहाँ पर हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जो बहस में था वो सुरक्षा की जो फैसला आना था वो सुरक्षित रख लिया गया है और उसमें समय दिया गया 5 साल। यानी अजय, ये माना जाए कि सुनवाई पूरी हो चुकी है सीबीआई से जुड़े मामले में, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है? बिल्कुल, देखिए वो सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन उसमें भी समय के 5 से 7 दिन लग सकते हैं इसको सुरक्षित तैयारी करने के लिए, लिखने के या पढ़ने के लिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन दलील यही है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील ने कहा था कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, जानबूझकर सीबीआई अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है। लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जो अरविंद केजरीवाल, अच्छा अजय, अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है, जमानत को मंजूरी मिल जाती है, तो क्या ये मान के चले कि रिहा हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल? सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, सीबीआई ने जो सबूत दिए, जो ईडी ने दिए, क्योंकि दोनों केस आगे पीछे चल रहे हैं, दोनों अदालतों में चल रहे हैं। अगर सीबीआई की तरफ से उनको बेल मिलती तो उनका ईडी तरफ से, लेकिन जिस तरह से उनको बेल दी गई थी वो अभी रोक दी गई है, उनको रिहा नहीं किया गया। लेकिन सीबीआई ने साफ साफ कहा कि जो भी सबूत हमारे पास है अरविंद केजरीवाल के पक्ष को अंदर ही रखने की पूरी ऐसे, बिल्कुल, यानी हालांकि इस मामले में आज सुनवाई हो गई है, अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ फैसले का, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला क्या कुछ आता है उस पर सभी की निगाहें। अजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।